कंजुगेट बेस इफेक्ट शो करेगा प्लस ई। जब हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स सीरीज चला रहे हैं, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग 4 मार्क्स पे और वीडियो लाएंगे कि जेई मेन में जो आने वाले क्वेश्चंस है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के 4 मार्क्स सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2020 से 2024 के बीच में जेई मेंस में टोटल 40 पेपर्स हुए हैं। उन 40 पेपर्स में जो केमिस्ट्री का सेगमेंट है उसको एक वीडियो में एक पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं और पहला पेपर 2024 4 अप्रैल को शिफ्ट 1 में जो हुआ था वो कर रहे हैं। अगले वीडियो में शिफ्ट 2 का पेपर लाएंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और 4 मार्क्स सीरीज भी आगे कंटिन्यू रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले जेई मेंस के लिए हमेशा लास्ट के समय आप मोटिवेटेड रहे और कभी भी लास्ट के समय में लो फील करने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप संघर्ष का रास्ता चुने। स्ट्रगल हमेशा आदमी के टैलेंट को निखारता है, तो स्ट्रगल से घबराए नहीं। स्ट्रगल के जोन में रह के बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि जो जितना स्ट्रगल करेगा उसको उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। घर में बैठकर किसी को सफलता मिलती नहीं है और आराम से सफलता मिलती नहीं। सफलता हमेशा उसको मिलती है जो स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है और लगातार असफल होने के बावजूद भी मेहनत करता है, कोशिश करता है और सफलता एक दिन उसी के कदम चूमती है। भगवान स्वयं अगर धरती पे मनुष्य के रूप में आए तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा, उनको भी संघर्ष करना पड़ा, उनको भी वन जाना पड़ा, उनको भी समाज से वो बच नहीं पाए। तो जो भी इस मनुष्य रूप में है उसको मेहनत तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, असफलता झेलना पड़ेगा, लेकिन असफलता में जो धैर्य बनाए रखे वही एक दिन सफल होता है। तो आप मेहनत करते रहिए और कभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, एनर्जेटिक रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2024 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 का केमिस्ट्री सेगमेंट। और क्वेश्चन नंबर 61 से केमिस्ट्री स्टार्ट था इस पेपर में। तो 61 जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, व्हाट pressure in bar of H2 would be required to make EMF of hydrogen electrode zero in pure water at 25 डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं कि गिवन क्या क्या है और क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है आपको क्या गिवन है, इसमें कहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल मींस ई सेल क्या है, जीरो है। और क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ई नॉट सेल भी क्या होगा, जीरो होगा। और क्या कहा है, इसमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, पीएच2 आपको निकालना है। और इसमें जो इक्वेशन लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इक्वेशन होता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2 गैस। अब इसमें अगर हम देखें फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ये फॉर्मूला लगना है। यहाँ पे एन होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, 2 का। क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट और क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है बच्चों, प्रोडक्ट गैस है, तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन के बजाय हम क्या लेते हैं बच्चों, प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PH2 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन H प्लस रिएक्टेंट में है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिया जाएगा। और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में जो H प्लस है उस पे कोफिशिएंट 2 है तो ये पावर में 2 रहेगा। तो इस तरीके से N और Q आ चुका है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज, प्रेशर ऑफ H2 तो हमें निकालना है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो देखो बच्चों, फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है
उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 10 की पावर -14। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में दिया है प्योर वाटर, तो अगर हम प्योर वाटर की बात करें, फॉर प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में क्या होगा बच्चों, H+ और OH- दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। H+ और OH- दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, तो H+ = OH- = 10⁻⁻⁷। क्यों? क्योंकि H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 10 की पावर -14। तो दोनों यहाँ पे इक्वल होगा, 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 करोगे 10 की पावर -14 आएगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा है क्या बच्चों, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n log Q। अगर हम देखें, ई सेल 0 है, ई नॉट सेल 0 है, और ये 0.0591 n की वैल्यू 2 है, और log PH2 अपॉन H+ का होल स्क्वायर, H+ का होल स्क्वायर, तो H+ का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से 0 = 0.0591/2 log PH2 अपॉन 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर। ये इसको इधर ले आओगे, ये वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 = log PH2 अपॉन 10 की पावर -14। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास log x = 2 है, तो log अगर हटाओगे तो जो भी वैल्यू इधर है वो 10 की पावर में हो जाएगी। तो यहाँ से अगर तुम log हटाते हो तो PH2 अपॉन 10 की पावर -14, ये 10 की पावर 0 हो जाएगी, जो कि होता है 1। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PH2 क्या आ जाएगा, 1 × 10 की पावर -14, तो ये 10 की पावर -14 बार आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61, इसको आप नोट करिए, और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। एनसीईआरटी में फील्ड स्ट्रेंथ दिया है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया है। अब अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को बताता है। और अगर हम देखें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है, इसके लिए कुछ ट्रिक भी दिया है। और ये ट्रिक क्या है, एक बार सचिन क्लास से फरार, एक मीन्स I- बार मीन्स PR-, सचिन मीन्स SCN-, क्लास मीन्स CL-, से मीन्स S2-। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे, एक बार सचिन क्लास से फरार, और ये जो फिर लिखा है इसका, इससे कोई एलिमेंट नहीं है, बस ये ऐसे ही लिखा गया है सेंटेंस बनाने के लिए। एक बार सचिन क्लास से फरार, एक बार सचिन क्लास से फरार, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रो ऑक्सीलेटो मीन्स ऑक्सीलेट आयन, हाइड्रो ऑक्सीलेटो का पानी से प्यार, पानी मीन्स H2O, नाचता NCS, उड़ता EDTA, अमोनिया, ये इन या इंग्लैंड भी बोल सकते, इंग्लैंड नॉर्थ कनाडा को निकला। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार सचिन क्लास से फरार, फिर हाइड्रो ऑक्सीलेटो का पानी से प्यार, नाचता, अब ये पानी से प्यार में पानी H2O है, इससे कोई एलिमेंट नहीं है, ये ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए, नाचता उड़ता अमोनिया इंग्लैंड नॉर्थ कनाडा को निकला। तो इस ट्रिक से आप पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑर्डर सही है। देखो, अगर पहले की बात करें, CO का सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है।
इसके बाद H2O है और F माइनस, तो F माइनस और H2O में कौन स्ट्रॉन्ग है? H2O है, तो ये भी सही है। और F माइनस और H2 माइनस में कौन है? तो F माइनस है। तो पहला ही आंसर आपका करेक्ट दिया गया है, तो जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इस ट्रिक के साथ आप बेहद आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको याद कर लेना आप। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 क्वेश्चन क्या कहता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब इसमें कुछ कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाई गई है और यहाँ पे अकॉर्डिंगली कुछ इफेक्ट दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है ए, इसमें लोन पेयर जो है ये रिंग के अंदर जा रहा है। तो लोन पेयर बेंजीन को देने वाला ग्रुप जो है कौन सा इफेक्ट शो करता है? तो ये जो ग्रुप है आपका बच्चों, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये ग्रुप शो करेगा या तो प्लस एम या प्लस आर, क्योंकि जो लोन पेयर डोनर होता है वो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करता है। आप देखो क्या है कि H प्लस है यहाँ पे और H प्लस के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। तो जब जहां कहीं भी अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो ऐसे इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब प्लस ई इफेक्ट है या माइनस ई इफेक्ट है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस ई इफेक्ट होगा और रिएजेंट अगर नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस ई इफेक्ट होगा। तो अगर हम बच्चों देखें रिएजेंट पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस ई इफेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा आ गया बच्चों? प्लस ई इफेक्ट। अब देखो यहाँ भी रिएजेंट के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, तो रिएजेंट के प्रेजेंस में जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। और रिएजेंट पे पॉजिटिव चार्ज तो प्लस ई इफेक्ट, रिएजेंट पे नेगेटिव चार्ज तो माइनस ई इफेक्ट। तो नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट है, तो यहाँ पे बच्चों कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस ई इफेक्ट। अच्छा, बेंजीन के ऊपर अगर NO2 लगा है बच्चों, NO2 लगा है, तो इसमें कौन सा इफेक्ट होगा? NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसमें या तो माइनस एम होगा या इसी को माइनस आर बोल सकते हैं। तो ए का तुम्हारा क्या आ गया? प्लस आर, मतलब ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में आप यहां से भी टिक कर सकते हो, लेकिन सभी को मिला लेना। बी का हमारा क्या रहा है? प्लस ई मतलब थर्ड, तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, और सी हमारा है माइनस ई इफेक्ट। तो सी में फर्स्ट, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि ये कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन दिए हैं और इनके कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। कॉन्जुगेट बेस मतलब बच्चों एसिडिक, ये पहले कहीं एसिड रहा होगा और इससे H प्लस निकलने के बाद ये बना होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना। देखो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ लो। जैसे HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, अगर तुम इससे H प्लस निकाल देते हो तो Cl माइनस जो बना H प्लस निकलने के बाद ये इस HCl का क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। और एक और चीज याद रखना कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बेस हमेशा वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। और अगर वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जो जो आपको कॉन्जुगेट बेस दिया है उसका एसिड पहले बना लो। जैसे OH माइनस दिया है तो इसमें H प्लस ऐड कर दो,
तो ये बन जाएगा H2O। RO माइनस दिया है, इसमें H प्लस ऐड कर दो, RO माइनस में H प्लस ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ROH। और CH3COO माइनस और H प्लस ऐड कर दो, क्या बन जाएगा CH3COOH। और अगर हम Cl माइनस की बात करें, इसमें H प्लस ऐड कर दो, ये HCl बन जाएगा। अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो पहले। एसिडिक स्ट्रेंथ में तो आसानी से तुम अरेंज कर सकते हो। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा HCl हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड है। इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल भी एसिड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ग्रुप का, अल्कोहल कंडीशनल एसिड है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिटिक एसिड। और फिर इसके बाद आ जाएगा बच्चों अल्कोहल, और सबसे कम अपना वाटर, पानी। तो अगर हम बात करें, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब अगर इनके कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाले तो इसी का उल्टा हो जाएगा बच्चों। कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ का अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा बोलो। इसमें सबसे ज्यादा, ये अगर सबसे वीक है तो सबसे ज्यादा बेस स्ट्रेंथ इससे मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस का होगा। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है OH माइनस, तो OH माइनस सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद RO माइनस, फिर इसके बाद CH3COO माइनस, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा Cl माइनस। ये आएगा आपका करेक्ट ऑर्डर। तो देखो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है बेटा, थर्ड ऑप्शन में दिया है OH माइनस, RO माइनस, CH3COO माइनस और Cl माइनस। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और एक तरीके से कह सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम को मिक्स कर दिया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ग्रुप थर्ड में होता है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों, इसमें बोला क्या है कि आयरन, जैसे आप सॉल्ट एनालिसिस एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं केटायन और एनायन को पहचानने के लिए, तो आयरन को पहचानने के लिए जो यहाँ पे केमिकल ऐड किया जा रहा है, बेसिकली इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से पहले हम अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, क्यों, यही सवाल आपसे पूछा है। तो देखो, अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड बच्चों दो आयन बनाता है। एक है हमारा NH4+ और दूसरा है Cl माइनस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दो आयन बनाता है, NH4+ और OH माइनस। अब आपने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट। किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर दो इलेक्ट्रोलाइट हो और दोनों में कोई कॉमन आयन हो, तो जो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रांग है और एक वीक है, और दोनों में कोई कॉमन आयन है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने लगता है, या वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करने लगता है। तो अगर हम बात करें NH4Cl एक सॉल्ट है, और सॉल्ट हमेशा बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और NH4OH जो है हमारा, ये बेस है और वीक बेस है।
और वीक बेस हमेशा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो दो सॉल्यूशन अगर दो इलेक्ट्रोलाइट अगर एक ही सॉल्यूशन में हो गए और यहाँ पे कॉमन आयन क्या है, दोनों में NH4+ है, तो जो NH4OH है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने लगेगा, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो OH- कंज्यूम होगा और OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा बच्चों, डिक्रीज होने लगेगा। तो अगर हम बात करें तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बहुत, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो बच्चों क्या है कि जेई मेंस को करने के लिए आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसी से आपका जो है ये पेपर आसानी से आप 99.9 परसेंटाइल और NIT अपना सिक्योर कर सकते हैं। और अगर मैं आप पढ़ाई के साथ साथ अगर इस मेरे वीडियो सीरीज को देखेंगे जिसमें पेपर सॉल्यूशन, अगर 40 पेपर आपका 40 पेपर के सॉल्यूशन का वीडियो आप देख लेते हो तो लगभग प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर NIT के लिए आप कह सकते हैं कि NIT हमारा सिक्योर हो चुका है। तो केमिस्ट्री के सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आइए इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बेसिक आप क्लास 11th में जो पढ़ते हैं उसी का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक कंपाउंड दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये इस तरीके से यहाँ पे CH2Br है और यहाँ पे Br है, और इस पे क्या दिया है बच्चों, इस पे दिया है NaOH। NaOH कैसा है बच्चों, एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH क्या करता है, तो 11th क्लास में एल्कीन चैप्टर में और 12th क्लास में हेलो एल्केन में आपने पढ़ा है कि जो एल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH है वो क्या करता है, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH क्या कराता है बच्चों, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा क्या होता है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अल्फा कार्बन, जैसे यहाँ पे ये अल्फा हो गया और अल्फा से लगा हुआ बीटा कार्बन, तो यहाँ से Br निकाल दो और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वो हाइड्रोजन निकाल दो। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ये यहाँ Br लगा, अच्छा ये वाला Br नहीं निकलेगा, क्यों, ये वाला Br क्यों नहीं निकलेगा बच्चों, ये वाला Br इसलिए नहीं निकलेगा कि इसमें जो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ हैलोजन इसमें एलिमिनेट नहीं होता, sp3 वाला हैलोजन एलिमिनेट होता है। तो अगर यहाँ रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसकी वजह से इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये तुम्हारा यहाँ से Br और यहाँ से H हुआ तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया कौन सा, B बन गया। अब B पे क्या डाल रहे हो, HBr और ईथर, तो HBr और ईथर अगर डालोगे बच्चों तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब हैलोजन एसिड किसी भी एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो जो हैलोजन है, जो हैलाइड आयन है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो अगर हम बात कर ले बच्चों, इसमें क्या है, HBr में हमारे पास दो आयन है, कौन से, एक है H+ और दूसरा कौन सा है, Br-। अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो कार्बन दो बॉन्ड से बॉन्डेड है CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो Br- को यहाँ भेज दो और H को यहाँ भेज दो, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा
कुछ ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ये तो बी आर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे एक बी आर लग जाएगा। तो जो ऑप्शन दिया है ये एक्चुअली यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे सी दिया है तुम्हारा। तो जो ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें देखो बी कौन सा अपना आ रहा है, अपना जो बी आ रहा है बच्चों वो कौन सा आ रहा है, देखो ये हमारा बी आ गया है, ये वाला कंपाउंड जो है बी है और ये वाला सी। तो ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, ऑप्शन में बी कौन सा है, हमारा ये ऑप्शन में बी जो हमारा आ रहा है वो है और सी ये है। अब एक और चीज पूछा है तो बी और सी तो ये मैच कर गया। अब पूछा है कि जो ये कंपाउंड है ए, जो ये कंपाउंड है ए, ये कंपाउंड है ए और ये हमारा सी, तो ए और सी में क्या रिलेशन है, ए और सी में बस इतना ही है कि इसमें बी आर सी एच टू से लगा है और ये बी आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, पोजीशन आइसोमर। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड इज कैलमल इलेक्ट्रोड, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैलमल इलेक्ट्रोड कम्स। देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ध्यान से पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक नहीं है, जेई की जो बुक्स आती है उसमें टॉपिक है। और जैसे आप क्लास 12th में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE पढ़ते हो, इसी तरीके से कुछ और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे AgCl Ag का कॉम्बिनेशन, HgCl2 और Cl का कॉम्बिनेशन, ये है तुम्हारा कैलमल इलेक्ट्रोड। कैलमल इलेक्ट्रोड में क्या कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, कैलमल इलेक्ट्रोड में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मरकरी और Hg2Cl2 और KCl होता है मतलब Cl माइनस। तो ये क्या है बच्चों, मेटल, ये क्या है सॉल्ट, और ये इनसॉल्युबल होता है तो ये हो गया इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये हो गया अनायन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ये टॉपिक पढ़ के गए हैं तो डायरेक्टली सवाल है, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, देखो ऑप्शन में, इसमें पहला ही क्वेश्चन है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड, ये कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको कॉपी करिए और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। कुछ कॉम्प्लेक्स आयन दिए बच्चों और इसमें बोला गया है आपसे कि कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन हैं जिसमें डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बच्चों, एक तो है कन्वेंशनल मेथड कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना है सेंट्रल मेटल एटम का उतने इलेक्ट्रॉन निकालो और फिर चेक करो। तो इतना करने से बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस शॉर्ट ट्रिक के लिए 3D सीरीज का एलिमेंट आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आता है। तो मैं उसका अभी ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जो हमारा 3D सीरीज है, इसमें हमारा कौन कौन से एलिमेंट है। तो 3D सीरीज में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इसमें जो है बच्चों हमारा जो एलिमेंट है, अच्छा इसको आप याद भी कर सकते हो ट्रिक से। ट्रिक क्या है, साइंस साइंस टीचर साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे को नी क्यों
क्यों झगड़ती हो। साइंस की टीचर है जिनका नाम है विनीता विनीता कृपलानी, और वो झगड़ा कर रही हैं। और मन फेकोनी मीन्स वो चंचल स्वभाव वाले हैं। मन फेकोनी का मतलब होता है चंचल स्वभाव वाले। तो आपने उनको कहा साइंस टीचर, साइंस फॉर स्कैंडियम, टीचर टाइटेनियम, विनीता वेनेडियम, कृपलानी सीआर, मन एमएन, फे को नी क्यों झगड़ती हो। झगड़ती मीन्स जिंक। अब बच्चों यहाँ से बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्कैंडियम है हमारा थर्ड ग्रुप में आता है। मैं इधर ग्रुप नंबर लिख दे रहा हूँ, ये ग्रुप नंबर है। तो वेनेडियम हमारा थर्ड ग्रुप में आता है, टाइटेनियम फोर्थ में, सॉरी स्कैंडियम थर्ड ग्रुप में, टाइटेनियम फोर्थ में, वेनेडियम फिफ्थ में, क्रोमियम सिक्स्थ में, मैंगनीज सेवेंथ में, आयरन एट्थ में, कोबाल्ट नाइन्थ ग्रुप में है, और निकल 10th में है, कॉपर 11th ग्रुप में है, और जिंक 12th ग्रुप में है। बस आपको ग्रुप नंबर याद रखना है। अब इसके लिए बच्चों ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना हो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम n मान रहे हैं, तो n क्या होगा? ग्रुप नंबर माइनस चार्ज, ग्रुप नंबर माइनस चार्ज। और अगर ये दो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट ये है कि एफ एन इज ग्रेटर देन 5, देन अगर ये n की वैल्यू 5 से ज़्यादा आ रही हो, तो उस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 माइनस n। बस यही दो कॉन्सेप्ट करना है और कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब समझते हैं कि चार्ज कैसे निकालेंगे। तो चार्ज निकालना तो आसान है। देखो H2O पे 0 चार्ज होता है, तो जो चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर मींस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है वही सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज होगा, क्योंकि H2O के पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम देखें वेनेडियम पे यहाँ पे चार्ज क्या है? +3, क्रोमियम पे +2, आयरन पे +3, निकल पे +3, कॉपर पे +2 चार्ज है। तो अगर इनमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, तो वेनेडियम में देखो पहले केस में जो हमारा वेनेडियम है, वेनेडियम में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो आप, तो वेनेडियम वाले केस में यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन VH2O होल 6 2+। इस पे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो वेनेडियम का ग्रुप नंबर क्या है? 5। और वेनेडियम पे चार्ज कितना है? वेनेडियम पे ग्रुप नंबर है 5, और वेनेडियम पे चार्ज है तुम्हारा कितना? चार्ज है 3। यहाँ 3+ है, सॉरी, चार्ज है 3। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। और नेक्स्ट है तुम्हारा क्रोमियम। अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम H2O होल 6, और इस पे चार्ज है 2+। तो क्रोमियम कौन से ग्रुप में बच्चों? 6th ग्रुप में है। और इस पे चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। तो क्या हो जाएगा? 6 - 2 4। तो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 2। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4। अब अगर हम इसमें कैलकुलेट करें बच्चों, तो आयरन कौन से ग्रुप में है? देखो आयरन 8th में है, और इस पे चार्ज कितना है? 3। तो इस पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर हम निकल की बात करें बच्चों, तो निकल कौन से ग्रुप में है? 10th। और इस पे चार्ज कितना है? 3। तो 10 - 3 इसमें 7 आ गया, और ये 5 से ज्यादा है, तो इसलिए हम जब n निकालेंगे तो 10 - 7 कर देंगे, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर का ग्रुप नंबर बताओ। कॉपर का ग्रुप नंबर कितना है? 11। और चार्ज है 2, तो 11 - 2 9। तो n कितना आ जाएगा? 10 - 9 1। तो देखो अगर इवन नंबर की बात करें तो केवल दो ही कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, मींस वेनेडियम वाला और क्रोमियम वाला। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको नोट करिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो इसमें 4 मॉलिक्यूल आपको दिया है, और इसमें पूछा है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है।
देखो एक केमिकल बॉन्डिंग का बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है ध्यान से उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अगर बच्चों हम बात करें कि हमारे पास NF3 और NH3 की बात तो करेंगे, CH4 और PF5 में डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो पहले तो इसको देख लो। देखो CH4 है, अगर CH4 का हम स्ट्रक्चर बनाए बच्चों तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर CH4 का आएगा। अब आप सब जानते हो कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके तरफ एरो का हेड होता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उधर एरो का क्या होता है बच्चों, टेल होता है। तो अगर हम देखें इसमें बच्चों, यहाँ पे एक डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल और इधर एक डाइपोल, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 0। अब बात कर लेते हैं PF5 की। तो देखो PF5 क्या है, ये हमारा PF5 और PF5 में अगर हम देखें बच्चों डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करें, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। और ये वाला जो है तुम्हारा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और अगर इधर देखें तो एक डाइपोल इधर और एक डाइपोल तुम्हारा इधर, ये इसको कैंसिल करेगा, तो इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बोलो, 0। अब अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं NF3 और NH3 की। तो देखो अगर हम NF3 और NH3 की बात करें, अगर NCERT आपने 11th क्लास की पढ़ी है तो उसमें क्लियरली ये लाइन मेंशन है हाईलाइट करके कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। अब क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। अगर आप देखो, अगर आप देखो बच्चों कि NF3, अगर हम बात करें NF3 की तो नाइट्रोजन है और इससे 3 फ्लोरीन लगे हैं और एक लोन पेयर है। और NH3 की बात करें तो 3 हाइड्रोजन लगा है और इस पे एक लोन पेयर है। अब अगर डाइपोल को दिखाओ बच्चों तो डाइपोल में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उधर एरो का हेड होता है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा और लोन पेयर के साइड में एक एरो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन तीनों का जो सम होगा वो इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट है वो उसमें मतलब रिजल्टेंट जो म्यू आर आएगा वो सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा, मतलब इसमें सब्सट्रैक्शन हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखो तो इसमें क्या होगा कि ये डाइपोल इधर, ये डाइपोल इधर और ये डाइपोल इधर, इसमें सभी डाइपोल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कोई भी सब्सट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए सारे डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं। तो जो म्यू आर है बच्चों, resultant dipole moment for NH3 is greater than resultant dipole of NF3। ये तो स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, तो जेई के लिए तो ये सवाल जो है बेहद आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट इस गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ मॉलिक्यूल और कुछ आयंस आपको दिए हैं और इसमें आपको बताना है कि किसमें जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे NO3 माइनस है, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस, अगर हम NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाए
तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और एक ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज। तो नाइट्रोजन के लिए देखो, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया और ये सिग्मा हो गया। क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया लोन पेयर। तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा बच्चों, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं एक सिग्मा s में और बचे हुए सिग्मा p में, तो क्या हो जाएगा? sp2। अब बात कर लेते हैं BCl3 की। तो BCl3 में क्या होता है? बोरन के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं। अब देखो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 3। तो एक s में और 2 p में, तो क्या हो गया? sp2। अब बात कर लेते हैं ClO2 माइनस की। तो ClO2 माइनस क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे ClO2 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये है तुम्हारा क्लोरीन और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इस पे लोन पेयर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंशियल में? 7। तो 3 तो बॉन्डिंग में चला गया, 2 इसमें और एक इसमें बॉन्डिंग में चला गया और 2 लोन पेयर भी होंगे। तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा ये और एक सिग्मा और एक पाई, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा 4 सिग्मा है तो एक s में और बच गए 3, वो जाएगा p में, sp3। तो ClO2 माइनस का अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ये है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब आते हैं ClO3 पे। तो अगर ClO3 की बात करें बच्चों, ClO3 हमारा है, यहाँ पे क्लोरीन है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे है क्लोरीन, 3 डबल बॉन्ड होगा और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो सिग्मा कितने हो गए? सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कितने सिग्मा हो गए? 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। और ये जो फ्री रेडिकल है इसको भी सिग्मा काउंट करेंगे तो 4 सिग्मा हो गया। तो क्या हो गया बच्चों? sp3। sp3 एक s में और 3 p में, तो sp3 वाले कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए। एक तुम्हारा आ गया ClO2 माइनस, एक आ गया ClO2 माइनस और दूसरा ClO3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। 2 ऐसे ClO2 माइनस और ClO3 ऐसे रेडिकल और मॉलिक्यूल है जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आपको दिया है और पूछा है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, जब भी हम इफेक्ट की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट उन सब में कमजोर होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो ये सही स्टेटमेंट है। हमसे पूछा क्या है? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला तो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी इफेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्सटर्नल रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है और टेम्पररी इफेक्ट है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड ऑप्शन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली। देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा। रिएजेंट मतलब चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, ये जब आते हैं तभी किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर मूवमेंट होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन आयन H+ शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी वीडियो में हमने किसी क्वेश्चन में आपको बताया कि जो पॉजिटिव
जो H प्लस जितने भी पॉजिटिव वाले रिएजेंट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्लस E इफेक्ट शो करते हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है रिएजेंट पे वो माइनस E इफेक्ट शो करते हैं। तो H प्लस कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस E। जबकि क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट में क्या बोला है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फोर्थ। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से इनकरेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट ही हमें सेलेक्ट करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड है। तो देखो कह रहा है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। देखो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का जो प्राइमरी कंडीशन है, एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्राइमरी कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों? वो अल्फा हाइड्रोजन निकलता है और जो H प्लस देगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है। कह रहा है स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है बेटा? स्टेटमेंट वन कह रहा है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। बिल्कुल सही है। अगर अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तभी एल्डोल पॉसिबल होगा। अब ये एल्डोल क्या होता है ये सेकंड स्टेटमेंट से समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल। देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कि दो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है या एक एल्डिहाइड या दो कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको आपस में, कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल ऐड होकर एक मॉलिक्यूल बनना। दो एल्डिहाइड या दो कीटोन जिसमें कि अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन हो, अगर उसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराए तो जो प्रोडक्ट बनता है एल्डोल, उसी को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्रॉस एल्डोल की बात कर रहा है। तो दो एल्डिहाइड अगर सेम नहीं हो या एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन, मतलब दोनों रिएक्टेंट सेम नहीं हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल। आइए देखते हैं कि क्या इसमें होगा रिएक्शन एल्डोल क्रॉस एल्डोल या नहीं। तो जो कंपाउंड दिया है कह रहा है कि बेंज एल्डिहाइड विथ इथेनॉल। अगर हम बात करें तो इथेनॉल हमारा होता है ये है हमारा इथेनॉल, ये कंपाउंड है इथेनॉल। और अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की तो ये कंपाउंड हमारा है बेंजल्डिहाइड। अल्फा, अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन की तो फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO से लगा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ये CH3 वाला हो गया। यहाँ जो कार्बन लगा है देखो, क्या इस पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। दो बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, एक तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया 0। अब अगर तुम इन दोनों में क्या करोगे बेटा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डाइल्यूट NaOH डालोगे। क्या डालोगे? डाइल्यूट NaOH। अब यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। और अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बच जाएगा? CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O, मतलब CHO, ये बच जाएगा। इसको तुम अटैक करा दो इस कार्बन पे और इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा दो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे तुम्हारा ये है और ये था CH, नीचे O माइनस आया और O माइनस पे जो यहाँ से H निकला, यहाँ से अगर H निकाले हो तभी तो CH2 माइनस और CHO बना है, वो H को यहाँ लगा दो। और जो बचा हुआ ग्रुप है ये CH2 CHO यहाँ लग जाएगा। ये देखो तुम्हारा एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी है, ये बन गया एल्डोल। अब अगर इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और CHO। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये डबल बॉन्ड है।
ये देख सकते हो कि जब इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को आपस में डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्डोल बन रहा है। तो इस रिएक्शन में अब ये क्योंकि दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है तो इसको क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था? स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल, जबकि यहाँ तो दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, नहीं सॉरी, ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इस ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर फोर्थ होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो कॉपी करना चाहते हैं आप कॉपी कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट गिव लेसिजिन टेस्ट? देखो लेसिन टेस्ट जो है अगर हम देखें तो केवल वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनके अंदर कार्बन हो। क्यों? क्योंकि जो ये लेसिन एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं तो उसमें Na कार्बन और नाइट्रोजन का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो लसीन जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसमें कार्बन का होना जरूरी है। तो ये सब कंपाउंड लसीन टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन का होना जरूरी है। अब अगर हम देखें तो इसमें फिनाइल हाइड्रोजन में फिनाइल है तो कार्बन ही होगा। ग्लाइसिन में क्या होता है? NH2 CH2 COOH, इसमें कार्बन है। यूरिया में आप सब जानते हो NH2 होल ट्वाइस CO, इसमें कार्बन है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन होता है NH2 इसमें तो कोई कार्बन नहीं है। तो लसीन एक्सट्रैक्ट इसका नहीं बन पाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज? देखो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें कि डी ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज में यहाँ पे होता है CHO और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा HOH और यहाँ पे तुम्हारा OH, फिर यहाँ पे HOH और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा CH2OH। ये तुम्हारा हो गया डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। अब इसी का क्या करना है? मिरर इमेज ले लेना है बस। अब अगर इसका मिरर इमेज ले लोगे तो मिरर में क्या होता है? लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। तो इसको बस इसको आपको पलट देना है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? CHO और यहाँ पे देखो H के जगह इधर क्या आ जाएगा? OH और इधर क्या आ जाएगा? H। यहाँ पे देखे तो ये क्या हो जाएगा? HOH। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH H और ये आ जाएगा CH2OH। ये तुम्हारा हो गया L ग्लूकोज। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है? CHO, इसके बाद OH और H। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? ये देखो CHO है और CHO के बाद सेकंड नंबर पे देखो ये OH है, फिर ये आ गया तुम्हारा थर्ड नंबर पे H आ गया इधर, फिर फोर्थ फिफ्थ पे। तो ये पहला आंसर जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। एल ग्लूकोज पूछा है तो उसका मिरर इमेज ले लेंगे और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। देखो अगर हम बात करें तो जितने भी ऑप्शन गिवन है तुम्हें, जैसे कोबाल्ट गिवन है,
जैसे स्कैंडियम गिवन है, टाइटेनियम गिवन है और निकल गिवन है। तो इसमें बेटा अगर हम बात करें 3D सीरीज में केवल स्कैंडियम ही है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 18 और इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो 18 ये हो गया और पहले 4s इसमें 2 जाएगा, 18 2 20 और 3D में 1। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं और +3 स्टेट में स्कैंडियम होता है। बाकी जो कोबाल्ट, टाइटेनियम और निकेल है ये +2 +3 +4 तीनों में होंगे। मतलब इनमें +2 +3 +4 तीनों हो सकता है, जबकि स्कैंडियम में केवल क्या होगा बच्चों, +3। तो केवल सिंगल ऑक्सीडेशन, द एलिमेंट विच शोज ओनली वन, मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट, एक का मतलब +1 नहीं, एक का मतलब एक नंबर क्या है +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला कौन सा हो गया हमारा, स्कैंडियम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने क्लास 12th में और क्लास 11th में ये रिएक्शन पढ़ा है, नाम बताना आप लोग। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करें बच्चों कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कहता है? क्लेमेंसन रिडक्शन कहता है कि अगर C डबल बॉन्ड O है और इस पे जिंक अमालगम और HCl डाल दें तो ये CH2 में बदल जाएगा बाय द लॉस ऑफ वाटर। तो तुम्हें क्या करना है, बस C डबल बॉन्ड O को किस में बदलना है बच्चों, CH2 में। C डबल बॉन्ड O एक यहाँ पे है और C डबल बॉन्ड O एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ये नीचे, ये यहाँ से CO हट गया, CH2 बन गया तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा CHO है तो ये CH2 हो जाएगा। बस ये CO तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH2, और H पहले से था तो CH3 में बदल जाएगा। तो ये आंसर आएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 देखो, जेई एग्जाम में बच्चे अगर सिंसियर है थ्रू आउट द क्लास 11th और क्लास 12th पढ़ते हैं और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, अगर आप 2 साल में अगर आप 1 साल भी फुल इंटेंसिटी से पढ़ाई कर लिए तो आप अच्छे परफॉर्म इसमें कर सकते हैं इस एग्जाम में। लेकिन जैसे अब IIT मुंबई में आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो इसके लिए क्लास 11th और क्लास 12th में थ्रू आउट द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब जेई के क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, अगर दोनों में बैलेंस है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, मॉड्यूल उठा लिए, क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, कहीं से यूट्यूब से 2-4 क्वेश्चन देख लिए, नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जिस दिन आप पढ़ने लगेंगे किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है, टीचर केवल हेल्प करता है, डाउट क्लियर करता है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, टीचर के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देते हैं, ये गलत है। मेहनत करिए और ये एग्जाम बेहद ही सिंपल है अगर आप बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। कठिन नहीं है, कठिन हम बना लेते हैं, कभी ओवर एक्साइटेड में, कभी एंजाइटी में, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमको यहाँ जाना है, हमको IIT मुंबई चाहिए, दिल्ली चाहिए। ये सोचना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली उसके लायक बनना है। एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना। एग्जाम क्या है, एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि जिस दिन आप उस एग्जाम के उस पद के लायक हो जाएंगे, आपको पद अपने आप मिल जाएगा। अगर आप किसी कारण से असफल रहते हैं तो आप यही समझिए कि उस पद के को आप डिजर्व नहीं करते हैं। जिस दिन वो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, आसानी से उस पद पे आप चले जाएंगे। उस जो मनचाहा कॉलेज है, जो मनचाहा ब्रांच है, वहां पे आप चले जाएंगे। कहीं नहीं कहीं कुछ कमी रह जाती है जिससे वो लक्ष्य आपको नहीं मिलता। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्य चाहिए तो मन को कंट्रोल करके और खूब मेहनत आपको करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम
द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विथ वैलेंसीज विच मैच विद देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। आपको बोला है कि जो भी एलिमेंट दिए हैं इनके अपने ग्रुप में इनके जो वैलेंसी है वो बाकी एलिमेंट से अलग होता है। तो बच्चों क्या होता है कि जो हमारे जो हमें कंपाउंड एलिमेंट दिया है इसमें अगर हम देखें तो बोरॉन और कार्बन की अगर बात करें तो बोरॉन की वैलेंसी अपने ग्रुप के वैलेंसी से मैच करती है, कार्बन की वैलेंसी भी मैच करती है। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तीन एलिमेंट है जिनकी जनरल जो वैलेंसी है ये इनके ग्रुप से मैच नहीं करती, और इसका रीजन जो दिया जाता है वो रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबसेल। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो अपने ग्रुप के साथ ग्रुप से डिफर करती है क्योंकि इनमें डी सबसेल नहीं होता। तो हमारा अच्छा बोरॉन कार्बन में भी डी सबसेल नहीं होता, लेकिन उनके ग्रुप में लगभग जो उनकी वैलेंसी है वो ग्रुप की वैलेंसी होती है। लेकिन इनमें क्या है, इनके ग्रुप के जो बाकी मेंबर है वो अपने वैलेंसी को चेंज करने लगते हैं। तो वैलेंसी को चेंज करने लगते हैं मतलब बढ़ाने लगते हैं क्योंकि उनमें डी सबसेल होता है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में डी सबसेल नहीं होता, इसलिए ये सिंगल वैलेंसी रखते हैं, मतलब अपने ग्रुप के मेंबर से इनकी वैलेंसी डिफर करती है। तो आंसर कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब कितने मेंबर हो गए इसमें? 3। तो आंसर क्या हो गया? 3 एलिमेंट, जो गिवन एलिमेंट्स का ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी अपने ग्रुप से डिफर करती है। तो इसका आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 78। सॉल्यूशन चैप्टर कह लो या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का पहला चैप्टर है, 12th का पहला चैप्टर, दोनों में ही क्वेश्चन है। मोलैरिटी निकालने का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बेहद आसान क्वेश्चन। मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूट का गिवन वेट कितना है? 5.85 ग्राम। NaCl का मोलर मास कितना होगा बच्चों? Na का 23, Cl का 35.5, कितना आ गया? 58.5। तो ये कर दो 58.5 इंटू 1000, और नीचे वॉल्यूम कितना है बच्चों? अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है, क्वेश्चन में दिया है 500 ml, तो यहाँ 500 कर दो और यहाँ 1000 कर दो, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। और इसको कर दो 58.5, अगर इसको 58.5 करेंगे तो नीचे 10 लेना होगा, नीचे 10 लेना होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। 2/10 मीन्स 0.2 यूनिट कैपिटल M मोल पर लीटर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे। उससे पहले बच्चों मैं एक और चीज आपको बता दूं, कल के ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा कह रहा था कि सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं मन घबरा रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, मन तो ऐसा है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन पे कंट्रोल तो किसी का नहीं होता। देखो जितने सफल लोग आपके आसपास दिखाई देंगे, किसी का मन उनके वश में नहीं रहता। मन को वश में कंट्रोल में किया जा सकता है बहुत कुछ परसेंट। इवन भगवान, अगर गीता का जो है पूरा सृजन ही ऐसे ही हुआ कि भगवान कृष्ण से अर्जुन जी ने कहा कि हमारा मन भगवान वश में नहीं है, मन विचलित हो रहा है। तो मन की तो यही कहानी है कि मन हमेशा तुम्हारे पास जो चीज नहीं है उसके पीछे भागेगा, जो तुम्हारे पास है उस पे मन रिलाई नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें, रामायण में एक प्रसंग है कि माँ सीता को एक हिरन जाते हुए दिखता है। आप सबने सुना होगा कि सोने का हिरन था।
तो भगवान राम से उन्होंने कहा कि प्रभु हमें हिरण ला करके दीजिए, इसका हिरण का शिकार कीजिए। भगवान ने कहा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीता ये जो है माया रूप मुझे दिख रहा है, तो इसके पीछे मुझे मत भेजो। लेकिन माँ सीता कह रही थी कि नहीं नहीं, मुझे तो हिरण चाहिए, मुझे पसंद है। फिर वो हिरण के पीछे जाते हैं और रावण आता है और माँ सीता को उठा करके ले जाता है। और जब माँ सीता लंका पहुंचती है तो चारों तरफ सोना ही सोना है। मतलब जब राम जी के साथ वो थी तो उनको सोना चाहिए था, और जब सोने की लंका में चली गई तो वहां कह रही मुझे राम चाहिए। यही मन है। मन क्या करता है कि जो आपके पास है वो आपको अच्छा नहीं लगने देगा, और जो दूर से दिखाई देगा हमेशा मन उसी के पीछे भागेगा। तो मन को कंट्रोल करना जो सीख गया वही जीवन में सफल है। अगर मन आपके वश में है, आप जो चाहेंगे वही करेंगे। तो पढ़िए मन लगा करके, और आईआईटी जेई नीट और ये सब एग्जाम कुछ भी नहीं है। अगर आप मन को वश में करके अच्छे से मेहनत कर ले जाएं तो बहुत ही आसान, बेहद सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। एक रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में देखो जो रिएक्टेंट है वो क्या दिया है आपको, CH3 CH2 CH2 Br, और इस पे X है, और ये X डालने से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और इस पे फिर Y डाला जा रहा है, और Y डालने पे बन रहा है CH3 CH Br CH3। तो अब जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH जब भी हेलो एल्केन पे हम डालते हैं तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH, डाइल्यूट अल्कोहलिक KOH, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक KOH दिया है, NaOH दिया है। तो NaOH हो या KOH हो, बात सेम ही है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रख लेना कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH यूज होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जब अल्कोहलिक अल्कोहलिक NaOH डालोगे आप तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हो अल्फा और अल्फा से लगा हुआ बीटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे तुम HBr डालते हो, तो HBr डालने पे क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ से बॉन्ड हटेगा, Br इस कार्बन पे और H इस कार्बन पे, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन HBr किसके प्रेजेंस में डालते हैं? एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। एसिटिक एसिड कैटलिस्ट है। तो अगर हम गिवन ऑप्शन के हिसाब से जाए तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, कि जो हमारा X है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH 80 डिग्री सेल्सियस, और Y जो है HBr एंड एसिटिक एसिड। तो इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है पीरियोडिक टेबल का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। The correct order of first ionization enthalpy value of the following elements। देखो बेटा, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं। अगर हम सेकेंड पीरियड को लिखे, सेकेंड पीरियड को लिखे तो सेकेंड पीरियड में हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा है? वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये एलिमेंट है। अब अगर हम बात करें तो किसी भी पीरियड में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो, देखो आपसे पूछा क्या है
आपसे पूछा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर। आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है तुम्हारा वो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है बच्चों? एक्सेप्शन है, एक तो ये है, अच्छा यहाँ पे हमने दो जगह, यहाँ बोरॉन के बाद बेरिलियम Be होता है, बोरॉन बी होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों कि एक्सेप्शन दो जगह पे है, एक तो Be और बोरॉन में है और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में है। होना क्या चाहिए? बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है क्योंकि बेरिलियम में S2 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। और नाइट्रोजन में ज्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी इसलिए होता है कि इसमें P3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो अगर हम सेकेंड पीरियड में करेक्ट ऑर्डर देखें तो लिथियम का सबसे कम, इसके बाद क्या आना चाहिए? बेरिलियम, लेकिन इसके बाद आ जाएगा बोरॉन। ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, ऐसे यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो बोरॉन से ज्यादा किसका हो जाएगा? बेरिलियम, फिर कार्बन, और कार्बन के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, और फिर आ जाएगा फ्लोरीन, और ये नियोन। तो सेकेंड पीरियड में ये ऑर्डर है। अब आप देखो यहाँ पे जो है, जो आप एलिमेंट दिए हैं, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन का होगा। तो डी सबसे ज्यादा होगा। डी सबसे ज्यादा वाला दो ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गया। अब डी के बाद तुम्हारा कौन सा? फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, तो बी आएगा। अब डी के बाद भी इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, इसके बाद आएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसमें भी है और यहाँ भी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ए के बाद कौन सा होगा? मतलब ऑक्सीजन के बाद कौन सा होगा? तो ऑक्सीजन के बाद बोरॉन और बेरिलियम है। बोरॉन और बेरिलियम में किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम का। तो इसमें ए के बाद कौन सा आएगा? सी। मतलब हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये नोट करिए और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 फ्रॉम द इथाइलिन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द बॉन्ड एनर्जी दिया है आपको और पूछा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इथेन का। किससे हो रहा है? इथाइलिन से। मतलब ये हमारा है, ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। ये कंपाउंड तुम्हें दिया है कौन सा? इथाइलिन या इथीन इसी को बोलते हैं। तो अगर हम इस पे H2 डाल दें निकल के प्रेजेंस में, 300 डिग्री या प्लेटिनम निकल के जगह ले सकते हो, एक बॉन्ड यहाँ से हटेगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो डेल्टा RH हम लिखते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर हम देखें बच्चों, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारा, वो इसको हम डेल्टा RH या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब यहाँ पे डेल्टा H0 डेल्टा FH0 हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये क्या होगा? ये होगा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड एनर्जी है उसके सम को प्रोडक्ट के बॉन्ड एनर्जी से हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पे CH बॉन्ड है, HH बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है। तो CH बॉन्ड कितना है? 2 और 2 4, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड और
यहाँ पे एक CC बॉन्ड है तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, और एक HH बॉन्ड है तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। ये हमारा ये जो है रिएक्टेंट में हो गया। अब माइनस इसको करना है, किससे बोलो? माइनस करना है तुम्हें बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में CH बॉन्ड कितने हैं? 6। तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, और फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड। तो अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देना है बच्चों। इस क्वेश्चन बेटा कुछ एरर है, और यहाँ पे जो है CH बॉन्ड CC बॉन्ड HH बॉन्ड की एनर्जी तो गिवन है, लेकिन मतलब एनर्जी देखो 4 है, 2 और 2 4, जबकि वैल्यू 3 ही गिवन है। तो हमें लग रहा है इसमें, हमें जहां तक समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो है ये वैल्यू यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होगा। मतलब CH बॉन्ड की एनर्जी ये है, CC सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ये है, और CC डबल बॉन्ड की एनर्जी ये है, और HH बॉन्ड की जो तुम्हारा जो नेक्स्ट HH बॉन्ड है उसका 435। अब देखो हमने ऐसे अंदाजा कैसे लगाया, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सबसे मजबूत होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। और देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू बस पुट करो, आप वैल्यू रखोगे तो क्या वैल्यू आएगा? देखो 4 इंटू, और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड पहला है 414, ये आ गया, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना 615, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH सिंगल बॉन्ड 435, माइनस अब इधर है 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड कितना है एनर्जी 414, और प्लस ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है सेकंड नंबर पे 347, क्या गया 347। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं आंसर कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करते हैं। देखो क्या है 4 इंटू 414, ये कितना आ गया 61656, ये आ गया आपका 1656 प्लस यहाँ पे आ गया 615 प्लस 435 और इसको माइनस करना है 6 इंटू यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो 6 इंटू 414, ये कितना आ गया 2484 और प्लस 347। तो इसमें 347 ऐड करना है तो 347 ऐड कर दो, और इसके बाद जो है अब इसको सॉल्व कर लो। देखो पहला क्या है तुम्हारा, ये है 1656 प्लस करो इसमें 615 प्लस क्या हो जाएगा 435, ये कितना आ गया 2706, और इसको माइनस कर दो किससे, अब उधर वाले को प्लस करो तो 2484 और प्लस 347, ये आ गया 2831, तो कितना आ गया -125,
इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -125 किलो जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 125, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। इसको नोट करिए और फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। देखो अगर एनहाइड्रस AlCl3 की बात करो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आप पढ़े हैं तो यहाँ से Cl हटाएंगे और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन पे लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे CO होता बीच में तब तो ये सही होता, CH2 नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। अब देखो ये रोजन-1 रिडक्शन है। रोजन-1 रिडक्शन में क्या होता है कि ये जो कैटलिस्ट है और हाइड्रोजन है ये Cl के जगह H लगा देता है, तो यहाँ एसिड नहीं होगा, एल्डिहाइड होना चाहिए। और ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये CHO प्लस प्रोड्यूस करता है और ये CHO प्लस बेंजीन के ऊपर लगेगा तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये CONH2 जो है एनिलीन में बदलता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, मतलब Br2 होना चाहिए और NaOH या KOH होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया H3O+, तो ये भी रिएक्शन गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, x ग्राम ऑफ इथाइल अमाइन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विथ NaNO2 HCl followed by water evolved dinitrogen gas which occupied 2.24 liter volume at STP। देखो बच्चों अगर ये रिएक्शन आप देखोगे तो रिएक्शन क्या कह रहा है कि इथाइल अमाइन है, मतलब C2H5NH2 है, और इस पे इसका रिएक्शन अगर तुम कराओगे NaNO2 प्लस HCl के साथ तो डाई एजोटाइजेशन होगा, C2H5N2 प्लस और Cl माइनस बनेगा। और इस पे अगर तुम वाटर डाल दोगे तो वाटर डालने पे क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस HCl। तो कौन सा गैस निकल रहा है, डाई नाइट्रोजन। क्वेश्चन कहा है कि 2.24 लीटर डाई नाइट्रोजन मतलब N2 के इवॉल्व होने के लिए कितना ग्राम इथेनामाइन चाहिए। तो पहले तो इथेनामाइन का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर वेट हम देखें C2H5NH2 का तो इसके अंदर कार्बन है 2 तो 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन है 7 तो 7 इंटू 1 7, और नाइट्रोजन है 14, नाइट्रोजन है 1 तो 1 इंटू 14 कितना हो गया 14, ये आ गया 45 ग्राम पर मोल। अब अगर हम बात करें बच्चों यूनिटरी मेथड लगाए तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें निकालना क्या है, मास ऑफ इथेनामाइन। तो इथेनामाइन को राइट हैंड साइड पे रखेंगे और यहाँ पे 1 मोल इथेनामाइन इसमें बन रहा है और 1 मोल N2 निकल रहा है। 1 मोल किसी भी गैस के का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर नाइट्रोजन इवॉल्व बाय 1 मोल मीन्स 45 ग्राम C2H5NH2। तो यहाँ से अगर हम 1 लीटर की बात करें बच्चों तो 1 लीटर N2 इवॉल्व होगा बाई 45 अपॉन 22.4। अब हमें दिया है क्या बच्चों 2.24 लीटर, तो 2.24 लीटर के लिए क्या लिखेंगे 45 अपॉन 22.4 इंटू 2.24। यहाँ से डेसिमल हटा दो और इसको कैंसिल करो तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 45/10, 45/10 कितना आ गया बच्चों 4.5 ग्राम। तो 2.24 लीटर जो दिया है 2.24 लीटर जो दिया है आपको N2, इसके लिए कितना चाहिए 4.5 ग्राम। अब 4.5 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 45 इंटू 10 की पावर -1,
यहाँ पे लिखना है 10⁻⁻1 के टर्म में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 45। तो इसको कॉपी करिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि द de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज पाई ए नॉट डैश पाई ए नॉट। अब देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये ए नॉट क्या होता है। तो आर जो है बच्चों ये होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। मतलब ये 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये जो वैल्यू है ना इसी को ए नॉट बोलते हैं। अब अगर हम de Broglie वेव इक्वेशन से देखें तो 2 पाई आर जो हमारा होता है वो एन लेमडा के बराबर होता है। अगर एनसीईआरटी में जाएंगे आप देखेंगे ये डेरिवेशन भी है कि 2 पाई आर एन लेमडा के बराबर कैसे होता है de Broglie वेव इक्वेशन के हेल्प से। आप लोग देखना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 23 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। यही क्वेश्चन है 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आर का फॉर्मूला आपको रख देना है। आर क्या होगा ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, एन क्या होता है शेल नंबर। एक एन से एन कैंसिल, हाइड्रोजन है इसलिए जेड 1 हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू एन इक्वल टू लेमडा। एन क्या है बच्चों, एन देखो क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्बिट बोला है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो 2 पाई ए नॉट इंटू 4 इक्वल टू लेमडा। तो जो de Broglie वेवलेंथ है लेमडा वो क्या आ जाएगा 8 पाई ए नॉट। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, आंसर आ गया बोला है पाई ए नॉट, तो यहाँ पे बस 8 लिख दो, यही करेक्ट आंसर है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलरिटी। एक KMnO4 है और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हो रहा है किसके साथ 20 ml ऑक्जेलिक एसिड जिसकी मोलरिटी है 2m इन एसिडिक मीडियम। द मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन शुड बी डैश m। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या है यहाँ पे कि जब KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का टाइट्रेशन कराते हो H2C2O4, यहाँ पे H2C2O4 H2C2O4 इसमें जो आयन होता है MnO4 माइनस आयन, इसमें जो आयन होता है वो C2O4 2 माइनस, ये बदलता है Mn+2 में रिड्यूस होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है CO2 में। अब अगर इस पे देखोगे तो चार्ज निकालोगे तो +7 पे x -8 इक्वल टू -1, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो आप तो जानते ही होगे इस तरीके से x यहाँ पे अगर MnO4 माइनस पे चार्ज निकाले, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे x +-2 इंटू 4 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, x हो गया -1 + 8 कितना आ गया +7। तो अगर हम बात करें तो इस जो KMnO4 का जो ये रिडक्शन हो रहा है इसमें +7 में है +2 में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ C2O4 में कार्बन जो है इस पे +3 चार्ज है और यहाँ जो कार्बन है इस पे +4 चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन नीचे 2 लगा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो अब हम टाइट्रेशन के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला लिखते हैं, अगर हम बात करें टाइट्रेशन की तो टाइट्रेशन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल टू N2V2 और नॉर्मेलिटी जो होता है नॉर्मेलिटी N वो होता है M मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। आप देखो N1 अगर हम KMnO4 को N1 माने तो इसकी नॉर्मेलिटी तो हमें नहीं पता
और मोलरिटी निकालने के लिए बोला है, तो हम लिख देते हैं m, और इसकी वैलेंसी कितनी, वैलेंसी फैक्टर कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 5, वॉल्यूम कितना है 2, और ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो इसमें क्या हो गया बच्चों, 20 ml वॉल्यूम है और इसकी मोलरिटी 2 है, और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2 का। तो यहाँ पे देख लो इसकी मोलरिटी कितनी है निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 5 का, वॉल्यूम कितना है 2 ml। तो ये हो गया, देखो ये मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर नॉर्मिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ मोलरिटी इसका कितना है 2 दिया है और वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोलरिटी 2 इंटू 2 नॉर्मलिटी हो गया, और ये 20 ml क्या है इसका वॉल्यूम है। तो अगर इसको भी सही से तुम लिख दो, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 2 इंटू 2 मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और वॉल्यूम कितना है 20। अब इसको बस सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, 5 से क्या हो जाएगा 4, तो मोलरिटी कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 8, तो m की वैल्यू क्या आ गई बोलो 8 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो, ये लिख देंगे हम 8, तो क्या आंसर आ गया 8, ये आंसर आ गया 8। इसको कॉपी करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन क्या है, MnO2 KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक कंपाउंड बन रहा है A प्लस वाटर। अब कह रहा है कि जो A बन रहा है वो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब कि किसी एक रिएक्शन के अंदर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। टू गिव प्रोडक्ट बी एंड सी, मतलब ये जो ए है इसका जब डिस्पोर्शनेशन होता है एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में, तो बी और सी बनता है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ स्पिन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बी एंड सी, तो जो बी और सी बन रहा है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्या होगा, तो अब दोनों का सम क्या होगा। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा तुम्हारा K2MnO4। क्या बनेगा K2MnO4। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर K2MnO4 है तो इसमें कौन सा आयन हो गया बच्चों MnO4, इसको अलग करोगे तो 2K प्लस और MnO4 2 माइनस आयन है। तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, अगर हम समझे इसको तो ध्यान से सुनना, K2MnO4 मतलब MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, ये जो रेडिकल है ये न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में किस में बदलता है, ये बदलता है MnO4 माइनस में, और प्लस ये MnO2 में बदलेगा बाय द लॉस ऑफ वाटर। यही क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी बन रहा है, और बी और सी जो है हमारा क्या बना रहा है MnO4 और साथ MnO4 माइनस और MnO2। कह रहा है कि बी और सी में द सम ऑफ स्पिन, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है उसका सम बी और सी में। तो बी तुम्हारा क्या है, बी है MnO4 माइनस, बी है MnO4 माइनस। अब इसमें अगर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो x माइनस एट इक्वल टू -n -1, मतलब इस पे x मान लो, तो x -2 इंटू 4 -8 इक्वल टू -1, तो यहाँ से तुम्हारा x आ जाएगा +7। तो मैंगनीज पे क्या चार्ज है +7, और MnO2 जो C है तुम्हारा MnO2 है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, तो इसमें मैंगनीज पे जो चार्ज आ जाएगा वो +4 आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि मैग्नेटिक मोमेंट इन बी में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, आर्गन और
4s2 और 3d5। अब मैंगनीज कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में, सॉरी MnO4 माइनस, हाँ ठीक है MnO4 माइनस बी है। तो इसमें मैंगनीज किस में है? +7 में। +7 में जाने के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो वो तो 0 है। अब n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 रखो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? म्यू बी, जो बी का मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 × 0 + 2 मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 0। तो ये तो 0 हो गया। अब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सी निकालें, म्यू सी, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, मैंगनीज +4 में अगर निकालोगे तो +4 का मतलब क्या है? देखो 4s2 और 3d5 है, ध्यान से सुनो, 4s2 और 3d5। तो अगर है आर्गन 4s2 और 3d5 और निकालना कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हें? कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तुम्हें यहाँ पे Mn+4 में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आर्गन है और 3d, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है लेकिन लिखते पहले 3d है। तो यहाँ पे 4s2 हो गया, 3d5 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 4, 2 यहाँ से निकालोगे, 2 यहाँ से। देखो d5 ऐसे होते हैं, d में 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, कितने इसमें निकालने हैं? 2 यहाँ से निकले तो 2 इसमें, 2 इसमें निकाल दो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए बच्चों? ये 2 निकल चुके हैं, 2 खाली हो चुके हैं, तो कितने अनपेयर्ड है? 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ से देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो 3 × 3 + 2 क्या हो जाएगा? 3 × 5, 3 × 5 मीन्स √15। √15 मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा तुम्हारा 3.87 या 3.9 अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू 3.87 आता है। इसको हमें इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो हमें इंटीजर में लिखना है, इसको हम क्या लिख देंगे? 4। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 है और इसका बी का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, सी का 4 है, तो बी प्लस सी का कितना आ जाएगा? 4 + 0 4। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया 4 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि दो इक्वेशन दिया है, मतलब सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन दिया है, 2 स्टेप में हमारा a + b, स्टेप 1 में c बन रहा है, वापिस आने पे a + b बन रहा है, और फिर c से क्या बन रहा है? p। देखो इक्वेशन का बहुत कोई मतलब नहीं है, पर इसमें बोला क्या है तुम्हें? कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, a + b c बन रहा है और c से क्या बन रहा है? p बन रहा है। पहला स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन है। कह रहा है कुछ डिटेल्स आपको दिया है, K1 K2 K3 दिया है और उसके रिगार्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, और साथ ही साथ आपको रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है? K = K1 K2 / K3। अब अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन को समझे बच्चों, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है? आर्हेनियस इक्वेशन कहता है K = A e⁻⁻ यही होता है। के रेट कांस्टेंट है, ये ए जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई एक्सपोनेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये जो हमारा के है वो क्या है, बोलो? K1 K2 / K3। अब यहाँ से बच्चों अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू रख दे, और के की वैल्यू तुम्हारा क्या रखना है? a e⁻⁻RT। और यहाँ पे अगर आप ये रखोगे तो K1 क्या होगा? a⁻⁻1/RT, और इधर हो जाएगा a, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e⁻⁻2/RT, और यहाँ पे हो जाएगा a e⁻⁻3/RT। अब देखो क्या है, एक a से इधर कैंसिल हो गया, एक a से ये कैंसिल हो गया,
तो ई की पावर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी इक्वल टू ये ई की पावर क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर ऊपर अगर ई की पावर लिखोगे तो माइनस और पावर ऐड होते कॉमन ले लो माइनस, ये 1/RT तुम कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 2, ये ऊपर हो गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ई की पावर माइनस ये 3/RT। अब इसको एक स्टेप और लिखते हैं, ई की पावर माइनस ये अपॉन RT, और यहाँ पे क्या है देखो, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस होगा 1/RT, ये 1 प्लस ये 2, और इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, ई की पावर पॉजिटिव हो गया, ये 3/RT। अब यहाँ से ई की पावर माइनस ये अपॉन RT, और इसको ई की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा बोलो, यहाँ पे पावर ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर ऐड होगा तो माइनस 1/RT, ये प्लस ये 1 प्लस ये 2 और प्लस ये 3/RT। अब अगर यहाँ से बच्चों ई की पावर माइनस ये अपॉन RT रहने दो, और यहाँ क्या करोगे, इन दोनों में माइनस, यहाँ पे माइनस 1/RT कॉमन ले लो, तो माइनस 1/RT अगर कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस ये 2 माइनस ये 3 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर दो, माइनस ये अपॉन RT इक्वल टू ये 1 प्लस ये 2 माइनस ये 3, यहाँ से और अपॉन RT में यहाँ पे अपॉन RT है इंटू 1/RT, RT से RT कैंसिल हो गया, तो जो EA तुम्हारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो जो EA आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर हम EA को देखें बच्चों तो EA क्या आ रहा है, EA आ रहा है तुम्हारा, EA कितना आ रहा है, देखो EA आ रहा है, EA आ रहा है तुम्हारा EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। अगर हम EA की बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का कितना दिया है 400, तो ये वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है तुम्हें 400, और इक्वल टू EA1 कितना है देखो 300, और EA2 कितना है 200 माइनस EA3। तो अगर हम EA3 निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, उधर स्पेस नहीं है मैं इधर ही लिख देता हूँ, देखो 400 जो है 400 और इधर है 3 और 2 600, तो EA3 को इधर ले आओ तो EA3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, EA3 हो जाएगा 3 और 2 500, यहाँ पे 300 और 200 500 माइनस 400, तो EA3 तुम्हारा कितना हो गया 100 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल पर मोल, ये आंसर है। EA3 की वैल्यू कितनी आएगी 100। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको कॉपी करिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर है और इसके अंदर 2.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द सॉल्यूशन शोड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय 2 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले तो गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना दिया है बच्चों, ये दिया है जिसको हम WB बोलते हैं। हम इस चैप्टर में नोटेशन अगर एक्सटेंडेड नोटेशन देखें तो A को सॉल्वेंट और B को सॉल्यूट, W मतलब गिवन मास, कैपिटल M मतलब मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना दिया है 2.5 ग्राम। अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, ये दिया है, इसको हम WA लिखते हैं और ये दिया है 100 ग्राम।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी कितना दिया है 2। अच्छा केबी कितना है 0.52 और सॉल्वेंट का प्रेशर पी नॉट ए कितना है 760 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब देखो बच्चों, अगर हमें डेल्टा टीबी और केबी पता है तो इससे मोलैलिटी निकाल सकते हैं और मोलैलिटी का यूज करके हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो क्या है कि हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है वो है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब इसमें डब्ल्यू बी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे बच्चों अगर हम इस फॉर्मूले में क्या कर दे, जैसे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए है, दोनों साइड अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, देखो डब्ल्यू बी और यहाँ पे हमने एम ए और एम बी इंटू डब्ल्यू ए और इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, देखो ये वाला जो पार्ट है ये पोर्शन पूरा ये मोलालिटी का फॉर्मूला है, मतलब ये है मोलालिटी। अच्छा तो अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे पी नॉट ए, इस फॉर्मूले में पी नॉट ए तुम्हें कितना दिया, देखो पी नॉट ए जो क्वेश्चन है उसमें 760 दिया है और पी एस और यहाँ 760 है और ये हो गया मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो अब अगर हमें मोलैलिटी आ जाए मिल जाए हमें तो पीएस आ जाएगा। अच्छा मोलैलिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है आप जानते हो कि जो डेल्टा टीबी है वो क्या होता है केबी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी तुम्हें दिया है 2, केबी दिया है 0.52 इंटू एम, तो एम कितना आ गया, ये एम आ गया 2 अपॉन 0.52, बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। ये वैल्यू अगर यहाँ पे रख दे तो 760 माइनस पी एस अपॉन 760 इक्वल टू ये हो गया 2 अपॉन 0.52 और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है 18। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो 760 माइनस पी एस हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 52 कर दो और ऊपर 0.52 को 100 लिख देंगे क्योंकि हमने 0.52 को 52 कर दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आएगा बच्चों। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या है 760 माइनस पी एस इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करो 2 इंटू 18 इंटू 760 और जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से और इसको डिवाइड कर दो 52 से, तो कितना आ जाएगा, इसको फिर से कर लेते शायद ये 2 इंटू 18 इंटू 760 इंटू 1000, सॉरी 100 है, ये 1000 नहीं है, ये हमारा 100 है। और यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ कि इधर वाला जो 1000 था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 1000 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि ये बाय मिस्टेक हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 1000 लिख दो और 1000 अगर लिखोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल। अब इसको सॉल्व करो, अब ये सही आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों, देखो ये आएगा तुम्हारा 2 इंटू 18 इंटू 76 और इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो 52 से, 52 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 52.52
61 52.61 ये आ गया। तो पीएस तुम्हारा क्या आ जाएगा, पीएस आ जाएगा, पीएस को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो 760 माइनस 52.61, तो पीएस कितना आ गया, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो 760 से, तो ये आ रहा है 707.38। तो यहाँ पे पीएस की जो वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर टाइप में है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 707। अगर ये 0.5 से ज्यादा होता तो 700 क्या लिखते, 8 लिखते। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 707। तो ये जो हमारा आंसर है ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 707। तो ये mmHg, ये इसको नोट कर लीजिए और फिर इससे आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ C17H16। देखो बच्चों, अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन है ये फॉर्म, एल्केन का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, इसमें लिखा है C7H16, मतलब ये फॉर्मूला CnH2n+2 है। देखो एक तरीका तो ये है कि C7H16 का पूरा स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बना के चेक करो, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो होगा नहीं, केवल 7 कार्बन का चेन करो, फिर उसके बाद 6 कार्बन का चेन रखो एक साइड चेन में, फिर उसके बाद 5 कार्बन का चेन रखो 2 कार्बन को साइड चेन में, ऐसे कर करके आपको बना करके देखना पड़ेगा। और एक एल्केन के केस में डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, और ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर जो इसमें निकलेगा एल्केन के लिए केवल मैं बता रहा हूँ, और एल्केन में भी कहाँ तक, 7 कार्बन तक, 7 कार्बन तक डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n-4 + 1। यहाँ पे n-4, n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 7, तो 2 की पावर 7-4 + 1 कितना हो गया, 2 की पावर 3 + 1 मीन्स 8 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए इसके, 9। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया, 9। ऐसे आप बना के देख सकते हो, लेकिन हमें समय बचाना है और नंबर तो उतने ही मिलेंगे चाहे जैसे भी करो। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 9 इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगर 7 से ज्यादा हुआ, 8 हुआ, तो यहाँ n+2 हो जाएगा, 9 में 3 हो जाएगा, 10 में +n, तो 9 के बाद +n कर देते हैं, मतलब यहाँ +1 जो है 8 कार्बन में +2 हो जाएगा, 9 में +3 हो जाएगा, और 10 है और उससे ज्यादा है तो +n कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 90th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको बताना है कि किसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ध्यान से समझना, आपको करना क्या है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ध्यान देना। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 और 16 इवन नंबर में आते हैं, लेकिन इसमें 10 वाले में और 16 वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये आपको याद रखना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सिंपली ये पता करना है
कि किस में ऑड नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे सॉरी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। O2 की अगर बात करें बच्चों तो O2 में टोटल कितने 16 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे कितने आ गए बच्चों O2-1 मतलब कितने हो गए 8 एटॉमिक नंबर होता है 8 2 16 और -1 17 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑड आ गया ना, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, ऑक्सीजन का 8, 7 + 8 कितना हो गया 15, ऑड नंबर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएगा। और Cn- कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 6 + 7 कितना हो गया 13, -1 तो 13 और 1 14 मतलब इसमें क्या होगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। O2 2 O2 8 2 16 और 2 माइनस है मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 18 क्या है इवन नंबर है और इवन नंबर है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 0। तो आपसे पूछा है कि कितने जो इसमें रेडिकल या मॉलिक्यूल है जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो O2- और NO में है तो आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। दो ऐसे कंपोनेंट है एक O2- है और एक NO है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 2। इसको कॉपी करिए और उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। तो अल्टरनेट डेज पे आज हमने शिफ्ट 1 2024 का जो है क्वेश्चन डिस्कशन कराया है। अगले वीडियो में आपको 2024 4 अप्रैल का जो वीडियो का शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसका वीडियो लेकर के आएंगे और इसको समझिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।